IS 38 अप्लाई होता है इंटेंजिबल एसेट्स पे। सही है, एक ऐसा एसेट जो आइडेंटिफिएबल भी है, नॉन मॉनिटरी भी है, विदाउट फिजिकल सब्सटेंस भी है, तो वो इंटेंजिबल एसेट कहलाएगा एज पर डेफिनेशन। सही है, एसेट बेसिकली मीन्स रिसोर्स कंट्रोल बाय द एंटिटी इन ऑर्डर टू जनरेट फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट। अब ये रिसोर्स जो है ये एंटिटी खुद भी कंट्रोल कर सकती है बेनिफिट जनरेट करने के लिए, और एंटिटी की डायरेक्शन पे कोई और भी इसको कंट्रोल में कर सकता है। बस पर्पस ये होना चाहिए कि फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट जनरेट करने हैं। और आइडेंटिफिएबल मींस दैट इसकी प्राइस इन टर्म्स ऑफ रुपीस हम डिटरमाइन कर सकें, और नॉन मॉनेटरी मॉनेटरी टर्म्स में इसकी प्राइस फिक्स नहीं होती। आप जितने का लेते हो ज़रूरी नहीं है आप उतने का ही बेचोगे, इसकी प्राइस ऊपर नीचे हो सकती है। और विदाउट फिजिकल सब्सटेंस मीन्स इट कांट बी सीन, इट कांट बी टच। और इसके एग्जांपल्स हैं सॉफ्टवेयर लाइसेंस, कस्टमर लिस्ट, गुडविल, ब्रांड डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर और रिकग्नाइजेशन क्राइटेरिया। अगर आप कोई इंटेंजिबल एसेट एक्वायर कर रहे हो तो उसका रिकग्नाइजेशन क्राइटेरिया ये है कि सबसे पहले आप देखोगे कि उसकी कॉस्ट रिलायबली मेजर हो रही है या नहीं। अगर रिलायबली मेजर हो रही है तो आपको देखना पड़ेगा कि फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट प्रोबेबल है या नहीं। अगर ये दोनों चीज़ें फुलफ़िल हो रही हैं तो रिकग्नाइज़ करोगे। आप किस कॉस्ट पर रिकग्नाइज़ करोगे? परचेज़ प्राइस माइनस रिफंडेबल टैक्सेस। अगर कोई रिफंडेबल टैक्सेस हैं तो आप उसको माइनस कर दोगे, अगर नॉन रिफंडेबल टैक्सेस हैं तो आप उसको ऐड करोगे परचेज़ प्राइस में। और साथ में डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट को भी ऐड कर दोगे, तो आपका कैपिटलाइज जो प्राइस है वो आ जाएगी, उस पर आप रिकॉर्ड करोगे अपने इंटेंजिबल एसेट को। और अगर ये एसेट इंटरनली जनरेटेड है, फॉर एग्जांपल गुडविल, ब्रांड या कस्टमर लिस्ट, इन तीनों में से कोई होगा तो हमेशा हम इग्नोर करेंगे अनलेस एक्वायर्ड, क्योंकि ये वो एसेट हैं जो वक्त के साथ खुद ही जनरेट होते हैं। कंपनी का कुछ इतना ख़ास इन्वेस्टमेंट इस पर नहीं लगती, तो उसको हम कैपिटलाइज नहीं करेंगे। अदर देन दिस जो है सॉफ्टवेयर डिज़ाइन, प्रोडक्ट डेवलपमेंट, फार्मूला और एनी अदर, तो उसको रिकॉर्ड करने के लिए हमें उसकी अमाउंट को मेजर करने के लिए एक क्राइटेरिया है जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट है फेस में जो इन्वेस्टमेंट इसमें होती है। एक्सपेंस आउट, जो रिसर्च फेज़ है उसको तो हम एक्सपेंस आउट कर देंगे, और जो डेवलपमेंट फेज़ है उसकी कंडीशंस अगर मीट होंगी तो कैपिटलाइज करेंगे, अगर कंडीशन मीट नहीं हो रही तो एक्सपेंस आउट करेंगे। अब रिसर्च फेज़ को एक्सपेंस आउट करने का रीज़न ये है कि रिसर्च फेज़ में हमें पता नहीं होता कि हम एसेट या जो भी हमारा प्रोडक्ट है उसको पूरा कर पाएंगे या नहीं, तो इसलिए हम डायरेक्टली एक्सपेंस आउट कर देते हैं। और डेवलपमेंट फेज़ में 6 कंडीशंस हैं, अगर वो 6 कंडीशंस पूरी हो जाएं तो हम 6 कंडीशंस अगर पूरी हो जाएंगी तो हम उसको कैपिटलाइज़ करेंगे। अगर कंडीशंस पूरी नहीं हो रही और जो हमारा प्रोजेक्ट है वो कमर्शियली वायबल नहीं है तो हम इस डेवलपमेंट कॉस्ट को भी एक्सपेंस आउट ही करेंगे, कैपिटलाइज़ नहीं करेंगे। और 6 कंडीशंस वो ये हैं कि टेक्निकल फिजिबिलिटी अवेलेबल होनी चाहिए है, और साथ में इंटेंशन टू कंप्लीट और टू सेल और यूज़, एबिलिटी टू यूज़ और सेल, और एडुकेट फाइनेंशियल रिसोर्सेज, कॉस्ट कैन बी मेजर रिलायबली, और प्रोजेक्ट कमर्शियली वायबल। इसी तरह अगर आप कोई ऐसा एसेट खरीद रहे हो जिसकी रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन प्रोसेस में है, आपने किसी कंपनी से एसेट लिया, वो पहले से इस पर रिसर्च और डेवलपमेंट का प्रोसेस स्टार्ट कर चुके थे, उन्होंने कुछ इन्वेस्टमेंट इसमें कर चुकी थी रिसर्च और डेवलपमेंट की मद में, तो आप क्या करोगे? जो इन्वेस्टमेंट दूसरी कंपनी ने की हुई है पहले से, आप उसको कैपिटलाइज़ कर दोगे, और सब्सिक्वेंट जो रिसर्च एक्सपेंडिचर आप इनकर करोगे उसको एक्सपेंस आउट करोगे। और डेवलपमेंट कॉस्ट का वही सिनेरियो दोबारा होगा, अगर कंडीशंस मीट हो रही हैं तो कैपिटलाइज़ करोगे, और अगर कंडीशंस मीट नहीं हो रही तो एक्सपेंस आउट करोगे। इसके अलावा इसको एमोटाइज़ करने का क्या है? कॉन्सेप्ट ऑफ एमोटाइजेशन इसका ये है कि आप कॉस्ट माइनस करोगे रेजिजुअल वैल्यू और डिवाइड कर दोगे लाइफ से। अब कॉस्ट जो है वो एक्वायर्ड की आ जाएगी, अगर आप एक्वायर्ड कर रहे हो तो आप परचेज़ प्राइस माइनस रिफंडेबल टैक्सेस प्लस डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट पे कॉस्ट दिखाओगे, और अगर इंटरनली जनरेटेड है तो तब भी इसी पे कॉस्ट दिखाओगे। और इन प्रोसेस है तो आपको देखना पड़ेगा कि भाई कंपनी ने जो जिस कंपनी से आपने एसेट खरीदा है उसने रिसर्च और डेवलपमेंट की मद में कितना एक्सपेंस किया था, वो भी कॉस्ट का पार्ट बनेगा। और सब्सिक्वेंट मेजरमेंट करोगे आप तो उसमें रिसर्च और डेवलपमेंट को एक्सपेंस आउट करोगे, और बाकी डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर जो है उसको आप देखोगे कि कंडीशंस मीट हो रही हैं या नहीं। अगर कंडीशंस मीट हो रही हैं तो उसको कैपिटलाइज़ करोगे, कंडीशन मीट नहीं हो रही तो उसको एक्सपेंस आउट करोगे, तो इस तरह आपकी कॉस्ट आ जाएगी। रेजिजुअल वैल्यू देखना पड़ेगा कि एक्टिव मार्केट प्राइस है या नहीं, और बायर कमिटमेंट कॉस्ट है या नहीं।
इन दोनों चीज़ों को कंसिडर करना पड़ेगा। और जो लाइफ होगी हमेशा हमारी होगी लोअर ऑफ इकोनॉमिक लाइफ और यूज़फुल लाइफ। रिन्यूअल व्हेन रिलेटेड कॉस्ट इज़ इनसिग्निफिकेंट, अगर कोई लाइसेंस को रिन्यूअल की कॉस्ट होगी तो वो इनसिग्निफिकेंट होगी तब हम उसको एक्सेप्ट करेंगे, वरना नहीं करेंगे। तो ये एक समरी थी IFRS, सॉरी IS 38 की।